सीए के ख़िलाफ़ तहरीक में जो लोग सरगर्म थे, जो नौजवान सरगर्म थे, जो कारकुन सरगर्म थे, उनमें से एक खालिद सैफ़ी साहब भी हैं जो पिछले 2.5 साल से जेल में बंद है। उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है। अब उनकी वाइफ पर, उनके ख़ानदान पर क्या बीत रही है इस दौरान, इस 2.5 साल के अरसे के दरमियान, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खालिद सैफ़ी की अहलिया, उनकी वाइफ नरगिस सैफ़ी साहिबा। नरगिस सैफ़ी साहिबा, 2.5 साल हो रहे हैं आपके शौहर को जेल गए हैं। अब आपका मामला जो है, बेल का मामला जो है हाई कोर्ट में गया है, तो इन 2.5 सालों के सफ़र को आप किस तरह से देखती हैं? क्या सूरत हाल आपको पेश आ रही है? देखिए, ये जो 2.5 साल का सफ़र है, ये सिर्फ सबके लिए कहने के लिए सिर्फ एक सफ़र के तरीके से लगेगा, पर हमारे लिए एक एक दिन जो है वो 2.5 साल के बराबर बीता है उनके बिना। हमारी सिंगल फैमिली है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो जब खालिद की अरेस्टिंग हुई थी 2.5 साल पहले, तो तीनों ही बहुत छोटे थे। अब तो खैर फिर भी एक लंबा अरसा होता है 2.5 साल, जिसमें बच्चे थोड़े समझदार हुए हैं, कुछ समझ में भी आया उनको कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा है। पर जो चीज़ें उनके जहन में बैठ गई हैं, जो चीज़ें समाज ने, लोगों ने, बहुत से अपने रिश्तेदारों ने, बहुत से आस पड़ोस के लोगों ने और मीडिया ने जो उनके जहन में बिठाई हैं, वो चीज़ें निकालने के लिए अगले 2.5 साल तो शायद बहुत कम है। मुझे नहीं पता वो कितना लंबा अरसा लगेगा उन बच्चों को दिमाग में से ये सब निकलने के लिए। जिस तरीके के खालिद के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, एंटी टेरर लॉ एक्ट लगाया गया है, UAPA, और खालिद को मीडिया ट्रायल के दौरान टेररिस्ट, आतंकवादी, देशद्रोही, इस तरीके के नामों से दिखाया गया है। अभी जिस तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तो एक चीज़ मोदी जी ने बोली थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोली थी कि आप देशभक्त हैं तो आप अपने घरों के ऊपर झंडा लगाइए। तो उनके कहने के बाद ऐसी ऐसी जगहों पे झंडे लगे थे जहाँ शायद आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार ही वो झंडे लगाए गए थे। पर हमारी प्रोफाइल्स देखिए, जब से शायद फेसबुक या ये ट्विटर वगैरह चला है, शायद हर साल ही मुझे तो याद भी नहीं है, शायद मैं बहुत छोटी थी तब से ही हमारे घरों पे झंडे लगाए जाते हैं। आज़ादी को जो ये 15 अगस्त आती है, हमारे घरों में ईद की तरह मनाया जाता है। जिस तरीके से हम लोग ईद पे एक स्पेशल चीज़ें बनाते हैं, हमारे यहाँ तिरंगे की बिरयानी, जर्दा, बच्चे चूड़ियाँ लेके आती हैं, दुपट्टे सजाए जाते हैं। तो इस तरीके के घर के इंसान को, इस तरीके के फेस्टिवल्स को, ईद और दिवाली सड़कों पे सब लोगों के साथ मिलकर मनाने वाले को, जो CP में हम लोग दिवाली भी हम लोगों ने सबके साथ मिलके मनाई है, ईद भी मनाई है सब लोगों के साथ में। वहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई नहीं था, सब साथ थे। सबके सुख दुख को जो इंसान अपना सुख दुख समझ के बांट के चलता है, उस इंसान को आप टेररिस्ट बता रहे हैं, आप उसको देशद्रोही बता रहे हैं। क्या ज़रूरत थी खालिद को सड़कों पे निकलने की? कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद उसका खुद का अच्छा कारोबार था, अच्छी जगह से उन्होंने सिम्बायोसिस पुणे से पढ़ाई करी है। अच्छा, वो चाहते तो और लोगों की तरह, बहुत सारे लोगों की तरह अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में सोच के चल सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपने लोगों की तकलीफ़ को सुना, महसूस करा। जिस तरीके के हालात देश में एक के बाद एक बदलते चले गए, जिस तरीके से स्टार्टिंग से पहले व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए एक दूसरे को नफ़रत भेजी जा रही थी, फिर उसके बाद में वो नफ़रत घरों से बाहर निकली, सड़कों पे आई, मॉब लिंचिंग शुरू हुई, फिर मॉब लिंचिंग के बाद में CA-NRC तक बात आ गई। तो ये सब चीज़ें एक के बाद एक सब होती चली गई, तो खालिद के ऊपर बहुत असर करती चली गई। उन्होंने लोगों से बातें करनी शुरू करी, लोगों ने उनके साथ उनको दिखाया, लोगों को लगा कि शायद ये वो शख्स है जो हमारी बात सुन रहा है, जो हमारे लिए आवाज़ उठा सकता है। लोगों ने चुना उनको। सड़कों पे जितना भी जहाँ भी कहीं मॉब लिंचिंग होती थी, खालिद हमेशा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आवाज़ उठाते थे। बीच में मैं आपको काट रहा हूँ, कभी आपने रेजिस्ट नहीं किया जब भाई आप अपने ख़ानदान को जो है किस तरफ ले जा रहे हो, ये इस किस्म की तहरीकात में, इस किस्म के जो है मुहिमों में शामिल हो रहे हो, इसके ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ ऐसे नताज आ सकते हैं? जब ये मॉब लिंचिंग हुई थी अखलाक की, तब मैं बहुत डर गई थी इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि तब तक खालिद इतना सब कुछ इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, तब सिर्फ आम आदमी पार्टी में थे वो। तो
हम लोगों के ना मतलब मेरे जहन में ये आया था कि वो इतनी दूर है, मतलब वो बहुत दूर लगा था। अखलाक का जो इंसिडेंट था वो बहुत दूर था, फिर वो जुनैद वाला इंसिडेंट वो बहुत करीब आ गया, वो ऐसे ऐसे इतने करीब आ गया। तो फिर हम अपने घर में बात करते थे, तो हमने कहा नहीं हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे। फिर CANRC आसाम में आ गया। फिर खालिद जब वहाँ गए तो वहाँ से वो हालात देख के आए, वो अपनी आंखों से देख के आए, लोगों को बिखरते हुए, लोगों के घर टूटते हुए, बच्चे भूखे पड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स को उठा के डिटेंशन सेंटर में कहते हैं, जबकि हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि डिटेंशन सेंटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं बनी, पर वहाँ है, बनाए गए हैं, वहाँ लोगों को रखा गया है। वहाँ रहने का मतलब है आप इससे अच्छा है कि आपको मौत आ जाए। तो इस तरीके के हालात वहाँ देख के आए। आप एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं, एक को आप इंडियन बता रहे हैं सेम पेपर्स के बाद, एक को आपने डिटेंशन सेंटर के लिए बोल दिया कि आप NRC में आपका नाम नहीं आया है। तो जिस हालात को वो देख के आए अपनी आंखों से, वो आके जब उन्होंने मुझसे डिस्कस करा तो मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि हम क्यों डरें, हमारे पास पेपर्स भी हैं, मेरी और मेरे हस्बैंड की बर्थ हम दिल्ली है, ठीक है, बर्थ प्लेस, और हमारे बच्चों के भी, मेरे फादर मेरे मदर के भी गांव के पेपर्स हैं, आपके भी हैं, तो हम लोग क्यों डरें इन सब चीज़ों से। तो उनका सिर्फ इतना कहना था, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, जिन लोगों के घर दंगों में जला दिए गए वो पेपर बचाएंगे या जान बचाएंगे, जान बचाएंगे। जो लोग बाढ़ के अंदर जिनके घर आ जाते हैं उनका क्या होगा, वो घर बचाते या अपना पेपर्स बचाएंगे या अपनी जान बचा के भागेंगे। तो इस तरीके के सबसे ज़्यादा औरतों के ऊपर इसका असर होगा। जब महिलाएं निकल के बाहर आईं तब मुझे चीज़ें समझ में आई, और खालिद ने भी समझाई कुछ चीज़ें मुझे, तब मैंने फिर उनका सपोर्ट करा, मैंने कभी उनको रोका नहीं। क्योंकि एक चीज़ हमेशा खालिद बोलते हैं कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा, हमारे लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अब वो चीज़ मुझे आज समझ में आती है, क्योंकि पिछले 2.5 साल से वो चीज़ मैं देख रही हूँ। क्योंकि जब खालिद ने जब आवाज़ें उठाई थी तो आज उसका इतना असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी, मतलब कुछ 1% लोगों को छोड़ के बाकी हर कोई सपोर्टिव है, हर एक इंसान सपोर्ट करता है हर तरीके से। तो ये जो है इन 2.5 सालों में आपका हौसला मजबूत हुआ है या हौसला टूटा है? क्योंकि बच्चे आपको पूछते हैं कि अब्बू कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, आपकी बेटी भी है, बेटी जो है वो अपने अब्बू के साथ बहुत लगी हुई थी, उसकी उनसियत थी। ये सब चीज़ें अलग अलग वक्त पे होती रहती हैं, कभी टूटता है हौसला, कभी फिर इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि मैं ही हूँ बच्चों के लिए भी और खालिद के लिए भी। अगर मेरे को बाहर कुछ होता है तो वो तकलीफ़ में आते हैं, और उन्हें अंदर कुछ होता है तो हम सब तकलीफ़ में आते हैं। तो इसीलिए हिम्मत बना के रखनी पड़ती है। कई बार बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एकदम ऐसा लगता है कि अकेली पड़ गई हूँ। फिर नहीं, कभी भी मैंने खालिद के बिना अपनी लाइफ सोची ही नहीं थी। उनके साथ ही बाहर आना जाना, उनके साथ ही सारे काम, वो इंक्लूडिंग खालिद ही घर का राशन लाते थे, खालिद ही हमारी शॉपिंग करके लाते थे, हम सब की, बच्चों की, मेरी। तो कभी भी मुझे ज़रूरत ऐसी लगी नहीं, पर जब मेरे ऊपर आके पड़ी तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगा था कि मतलब ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई। शायद अगर बच्चे नहीं होते और इतना वक्त ये सब होता तो शायद अल्लाह ही जाने क्या ही होता। अभी खालिद की तबीयत ख़राब हो गई थी तो कुछ समझ में भी नहीं आई थी चीज़ें, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब उनकी, उनसे उठा नहीं जा रहा, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, डायबिटीज़ 350 से ऊपर पहुंच रहा था। तो एक एक चीज़ हर वक्त में ऐसी झेलनी पड़ी है कि अल्लाह किसी को ना दिखाए वो दिन। मतलब इतने भयानक दिन होते हैं। 2.5 साल जो हमारा अरसा निकला है बहुत ही खौफनाक। अब उनकी तबीयत वगैरह कैसी है? आप जैसा बता रही है उनको मारपीट भी किया गया था, ताज़ीब की गई थी, वहाँ पर पैर वगैरह पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वैसे तबीयत ठीक है, बस डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं आ रही है। एक शायद टेंशन वगैरह का भी होता है, और खाने पीने का भी अंदर कुछ जेल में ऐसा है नहीं कि कुछ आपको खाने के लिए मिल रहा है। मतलब जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो भी वो लोग प्रोवाइड नहीं करवाते। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके की गर्मी, अलग मौसम का बहुत असर पड़ता है इंसान के ऊपर। अब आप यहाँ पर आपको गर्मी लग रही है, आपकी तबीयत ख़राब है, आप एसी में बैठ जाइए, लेट जाइए। अंदर एसी तो छोड़िए, पंखे भी बस अल्लाह ही नाम पे चल रहे हैं बस। अच्छा, आखिरी बात ये कि उन माओं को आप क्या पैगाम देगी जो अपने बच्चों को रोकती है इस तरह की मुहिमात में शामिल होने से? आपने कहा ना कि नई नस्ल के लिए ये काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा सिर्फ उन सभी से यही कहना है कि आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आपके घर से बहुत दूर है, तो ये आप लोगों की गलतफ़हमी है। आप लोग सेफ़ हैं, ये आप लोगों की गलतफ़हमी है। ये आप लोगों में से कोई भी सेफ़ नहीं है। अभी जो हालात, मैं भी यही सोचती थी पहले कि मुझसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी और
इतनी स्पीड के साथ में ये चीज़ मेरे घर तक आ जाएगी। तो आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि आप सभी लोग हिम्मत के साथ फ़ाइट करिए, और फालतू में इधर उधर जाने से अच्छा है कि जो लोग, कम से कम आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जो आपके लिए खड़े हुए हैं आप उनका सपोर्ट करिए। आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करिए, फालतू की चीज़ें डालने से अच्छा है अच्छा लिखिए। बहुत लिखने का बहुत असर होता है, बहुत इफ़ेक्ट करती हैं वो चीज़ें। आपकी बात, जो चीज़ आप एक सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, आपकी बात बहुत दूर तक जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी डाल दिया तो कुछ असर नहीं होगा। और सोशल मीडिया पे डाली गई पोस्ट से आपकी अरेस्टिंग भी हो सकती है, और आपकी बात इतनी दूर तक जा सकती है कि उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। तो वर्ड्स का इस्तेमाल करना और अपने खुद के राइट्स का इस्तेमाल करना, आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला। और अगर आप लोगों ने बोलना शुरू नहीं करा तो आप किसी भी काबिल नहीं बचेंगे। आपसे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल पा रहा, या आपसे आपके बोलने के अधिकार छीने जा रहे हैं, आपसे आपके सड़कों पे निकलने के अधिकार छीने जा रहे हैं, आपसे आपके राइट्स छीने जा रहे हैं। बस आपका काम रह जाएगा वोट डाल के घर में आके बैठ जाइए, फ़ोटो खिंचाइए कि हमने वोट डाल दिया, ख़त्म। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि अब आप ज़ाहिर बात है एक आजमाइशी दौर से गुज़र रही हैं, मिल्लत की बहुत सी तंजीमें हैं, मिली समाजी सतह पर काम करती, कोई तंजीम आपकी मदद के लिए सामने आई केस लड़ने के मामले में? केस मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कौन खुल के सामने आया कौन नहीं आया, बस हाँ इतना है कि सब लोग सपोर्टिव हैं। अगर मुझे लगता है कि कुछ ज़रूरत होगी कहीं से किसी की, तो ज़रूरत मिल सकती है, पर अभी अल्लाह का शुक्र है अभी ऐसा कुछ लगा नहीं है, सब लोग साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शराफत। थैंक यू। ये थी खालिद सैफ़ी की अहलिया नरगिस सैफ़ी, जो पिछले 2.5 साल में जो हालात उन पर गुज़र रहे हैं उसके बारे में उसकी तफसीलात हमें बता रही थी। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।